नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैं 10 क्वेश्चन लेता हूं और सभी क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, ऋग्वैदिक काल में युद्ध के मुख्य कारण क्या थे। तो देखो, ऋग्वैदिक काल से संबंधित प्रश्न है। तो ऋग्वैदिक काल में जो समाज था, जो लोग थे, वो अलग अलग कबीलों में बटे हुए होते थे और इन कबीलों में आपस में संघर्ष भी हुआ करता था, लड़ाई भी हुआ करता था। तो ये जो युद्ध होते थे, जो लड़ाई होती थी या संघर्ष होता था, इसका मुख्य कारण क्या था, ये आप लोगों को बताना है। तो पहला बोल रहा है पशुओं के लिए, उत्तम चारागाह के लिए, उत्तम जल स्रोत के लिए, उत्तम निवास स्थान के लिए। तो इन चारों कारणों से युद्ध हुआ करते थे उस समय में। उस समय में ना कोई बहुत बड़ी संपत्ति या फिर बड़े राज्य, इस टाइप की चीज़ों के लिए लड़ाई नहीं होती थी। पशुओं के लिए, पशुओं में भी स्पेशली क्या होता था, गाय होता था, घोड़ा होता था। तो इन चीज़ों के लिए वो लोग लड़ा करते थे। उस समय जो गाय है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था। गाय से वो लोग दूध और दूसरी चीज़ें काफ़ी यूज़ किया करते थे। तो गाय काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो उसको लेकर के लड़ाइयाँ हुआ करती थी कबीलों में। उत्तम चारागाह, अब भाई वो लोग गाय के लिए लड़ रहे हैं, मतलब कि गायों को पालेंगे, घोड़े भी उनके पास होते थे। तो अब इन जानवरों को चरने के लिए चारागाह भी चाहिए। तो ये लोग चारागाह के लिए भी लड़ते थे कि भाई इस चारागाह में तुम अपने गायें नहीं चराओगे, हमारे ही कबीले के चरेंगे। इन सब चीजों को लेकर के लड़ाई हो जाती थी। तीसरा दिया है उत्तम जल स्रोत। अब भाई ये लोग कबीले हैं, जहां रहेंगे आसपास पानी का स्रोत होना है, तो पानी के स्रोत को लेकर के भी ये लोग लड़ते थे। उत्तम निवास स्थान, उत्तम निवास स्थान, देखो जो शुरुआती ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे ना, इनका जो मुख्य व्यवसाय था, एक तो पशुपालन था, आखेट था, कृषि करते थे, लेकिन बहुत कम ये लोग कृषि करते थे। तो आखेट किया करते थे। अब जिस जंगल में ज़्यादा जंगली जीव होंगे, फल फूल अच्छा मिलेगा, उस जंगल में ये लोग निवास करेंगे, उसके आसपास निवास करेंगे। तो उस चीज़ के लिए भी इनमें लड़ाई हुआ करती थी, ध्यान रखेंगे। और उस टाइम के जो अपराध थे ना, वो भी पशुओं से जुड़े हुए होते थे। अधिकतर गायों की चोरी, पशुओं की चोरी, इस तरह की अपराध अधिकतर हुआ करती थी। और दंड में क्या दिया जाता था, तो इसी टाइप का दंड दिया जाता था, मतलब कि 100 गाय देना पड़ेगा, इस टाइप से। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 1, 2, 3, 4 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं, सुमेलित कर लेते हैं। तो हर्षवर्धन के समय के सभी लोग हैं, ये जितना भी नाम दिया है, हर्षवर्धन, खुद बाणभट्ट, भर्तृहरि, मयूर, ये सब हर्षवर्धन के समय के ही हैं। तो देखिए जो, और इस तरफ रचनाएं दी हुई है, क्या दिया हुआ है, रचनाएं दिया हुआ है। तो जो हर्षवर्धन है, इसकी रचना है रत्नावली। देखो हर्षवर्धन ने ना 3 रचनाएं की है, एक तो रत्नावली, दूसरा नागानंद, तीसरा प्रियदर्शिका। रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, 3 रचनाएं किसकी, हर्षवर्धन की। तो रत्नावली एक यहाँ दिया हुआ है, दूसरा है बाणभट्ट। बाणभट्ट इसकी 2 रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध है, एक तो कादंबरी और दूसरी हर्षचरित, जो कि हर्षवर्धन की जीवनी है। उसके बाद भर्तृहरि, इसकी रचना है नीति शतक। भर्तृहरि की रचना क्या है, नीति शतक। और भर्तृहरि की ना नीति शतक के अलावा और भी दूसरी रचनाएं हैं, जैसे कि श्रृंगार शतक, भक्ति शतक। तो ये किसकी रचना, भर्तृहरि की। उसके बाद जो मयूर है, इसकी रचना है सूर्य शतक। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, 3, 1, 4, 2, सॉरी 3, 1, 4, 2 नहीं, माफी चाहूंगा, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 आपका आंसर होगा। 2, 1, 4, 3 कहाँ गया भैया, ये रहा, 2, 1, 4, 3 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में हुआ है। स्वराज, तो देखो जो अपने वो थे ना, क्या नाम था उनका, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने बोला कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में हुआ। स्वराज जो कि महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, क्या इसमें हुआ है। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसकी पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी वह व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन से पहली बार स्वराज की मांग की थी। सन 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होता है, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इसी कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने बोला कि स्वराज हमको चाहिए, स्वराज की मांग की थी। तो दादा भाई नौरोजी, जिनकी रचना है पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया,
तो इन्होंने कहा था, तो नहीं भाई, इन्होंने नहीं कहा था, मतलब इन्होंने अपनी पुस्तक में नहीं लिखा है स्वराज के बारे में। उसके बाद है सत्यार्थ प्रकाश, किसकी पुस्तक है? तो दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। उसके बाद इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस जी की रचना है, काफी बार पूछा गया है। तो इनमें से जो सत्यार्थ प्रकाश है ना, इसी में सबसे पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया है। मतलब किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। कहाँ पर? सत्यार्थ प्रकाश में। और इसी सत्यार्थ प्रकाश में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने की बात भी कही गई है। तो सत्यार्थ प्रकाश याद रखेंगे, सबसे पहली पुस्तक जिसमें स्वराज की बात कही गई है। और जो दादा भाई नौरोजी, जिनकी रचना है पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन से स्वराज की बात कही हो। इसके बाद सन 1916 में क्या हुआ था? जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1916 में, कहां पर? लखनऊ में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिकाचरण मजूमदार ने। और यहां पर बाल गंगाधर तिलक ने बोला स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। तो ये 1916 में कहा गया था, ध्यान रखेंगे। इसके बाद महात्मा गांधी 1920 में बोलते हैं मेरा स्वराज। क्या बोला महात्मा गांधी जी ने 1920 में? मेरा स्वराज भारत के लिए संसदीय शासन की मांग है जो वयस्क मताधिकार पर आधारित है। इसके बाद CR दास, चित्तरंजन दास जी, इन्होंने कहा स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। इसके बाद हसरत मोहानी 1921, कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन, संपूर्ण स्वराज कांग्रेस का लक्ष्य होना चाहिए, ये प्रस्ताव रखा। किसने? हसरत मोहानी ने। मतलब कि जो संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने के प्रस्ताव को रखा था। इसके बाद ये प्रस्ताव पारित कब होगा, मतलब कि कब ये कांग्रेस पूरी तरह से अपनाएगा? तो सन 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। मतलब कि भाई अब हमको कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। तो शब्दों को आप लोग ध्यान रखेंगे, पूर्ण स्वराज 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, और संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव कहां रखा गया था? तो 1921 कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन, हसरत मोहानी। तो ये तमाम चीजें आप लोग याद रखेंगे। 1929 वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सत्यार्थ प्रकाश। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है, देख लेते हैं पुस्तक और उनके रचनाकार। तो इंडियन मिरर किसकी रचना है? तो देखिए, इंडियन मिरर के रचनाकार हैं केशव चंद्र सेन। कौन है? केशव चंद्र सेन। तो यहां लगा लेते हैं इंडियन मिरर को, केशव चंद्र सेन। न्यू इंडिया ये लिखा है एनी बेसेंट जी ने। उसके बाद अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद होम एंड द वर्ल्ड रविंद्रनाथ टैगोर। तो पुस्तकों के संबंध में काफी पूछा जाता है कि कौन सी पुस्तक किसकी है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 3142, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला है। यहाँ पर ना अधिकारियों के नाम दिए हुए हैं, मौर्यकालीन अधिकारी, और उनका विषय दिया हुआ है। तो ये आप लोगों को बताना है कि कौन सा अधिकारी किस विभाग से संबंधित था। तो पहला है समाहर्ता, ये राजस्व संबंधी अधिकारी था। समाहर्ता राजस्व संबंधी अधिकारी। उसके बाद अंतपाल ये ना सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। देखो अंतपाल बोल रहा है, मतलब कि सीमाओं का जहां अंत होगा वहां जो दुर्ग होगा उसका रक्षक होगा अंतपाल। उसके बाद दुर्गपाल होता था आंतरिक दुर्गों का रक्षक। प्रशासता होता था राजकीय दस्तावेजों का प्रबंधक। जो राजकीय दस्तावेजों का प्रबंध करता था उसको कहते थे प्रशासता। क्या कहते थे? प्रशासता। तो ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो प्रशासता है ना, राजकीय दस्तावेजों का प्रबंधक, इसको लिपिबद्ध करने का काम भी करता था। मतलब कि दस्तावेजों का प्रबंधक तो था ही था, साथ ही साथ उसको लेखबद्ध या फिर लिपिबद्ध करने का काम भी करता था, लिखने का काम भी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या आपका आंसर होगा? आपका आंसर होगा 4312। 4312 कहाँ गया? 4312
एक मिनट, 4312 ही हो रहा है ना, शायद यहाँ मैंने कूट गलत दे दिया, 4312, हाँ मैंने कूट गलत दे दिया, माफ़ी चाहूँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुंग वंश के विषय में निम्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। तो शुंग वंश के विषय में हमको कहाँ कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है ये आप लोगों को बताना है। देखो, शुंग वंश का जो शासक था, संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का संस्थापक था ना, तो इसने मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना कर दी। ये जो है ना पुष्यमित्र शुंग, ये वृहद्रथ का सेनापति था और पूरी सेना के सामने पुष्यमित्र शुंग ने वृहद्रथ की हत्या की और किसी ने कुछ विरोध नहीं किया। तो देख लेते हैं शुंग वंश के विषय में हमको जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। तो वायु पुराण और मत्स्य पुराण दोनों से हमको जानकारी प्राप्त होती है। वायु पुराण से हमको गुप्त वंश के विषय में भी जानकारी मिलती है और मत्स्य पुराण से सातवाहन शासकों के विषय में भी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ शुंग वंश के विषय में भी इनसे जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद अगला दिया है गार्गी संहिता। देखो, जो गार्गी संहिता है इससे भारत में यवनों के आक्रमणों के विषय में जानकारी मिलती है और भारत में यवनों के आक्रमण किस समय में हुए थे, तो शुंग शासकों के समय में बहुत ज़्यादा यवनों का आक्रमण हुआ। तो इससे शुंगों का यवनों के साथ जो संघर्ष हुआ था उस विषय में जानकारी मिलती है। तो गार्गी संहिता से भी हमको शुंग वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। महाभाष्य किसने लिखा था? महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था ना महाभाष्य। तो इस महाभाष्य से भी हमको शुंग वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, पतंजलि का महाभाष्य। उसके बाद बेसनगर का लेख, देखो इससे भी प्राप्त होता है। बेसनगर का लेख, यहाँ पर ना बेसनगर में यवन राजदूत हेलियोडोरस का एक गरुड़ स्तंभ प्राप्त हुआ है। और ये जो हेलियोडोरस था यवन राजदूत था, मतलब यूनानी था, इसने ना भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया था। किस धर्म को? भागवत धर्म, जिसके भगवान श्री कृष्ण जी को माना जाता है, तो उसको इसने स्वीकार कर लिया था हेलियोडोरस। और इसने एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया, कहाँ पर? बेसनगर में, जो आज का जो विदिशा है ना उसी को बेसनगर बोला जाता था। तो इन चारों से ही हमको शुंग वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो 1, 2, 3, 4 आपका आंसर होगा। थोड़ा सा हम लोग कुछ और देख लेते हैं। इन सब के अलावा ना हर्षचरित से भी हमको पता चलता है शुंग वंश के विषय में। कालिदास जी द्वारा लिखा गया मालविकाग्नि मित्रम से भी हमको पता चलता है। इसके अलावा पुष्यमित्र के कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जैसे कि अयोध्या का अभिलेख। अयोध्या से जो लेख प्राप्त हुआ है ना उससे पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। जो अयोध्या से जो लेख प्राप्त हुआ है ना, अयोध्या प्रभु श्री रामचंद्र जी की जन्म स्थली माना जाता है ना अयोध्या को, तो अयोध्या से पुष्यमित्र शुंग के राज्यपाल धनदेव का एक लेख प्राप्त हुआ है और इस लेख में पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए जाने का उल्लेख मिलता है। तो ये चीज़ आप लोग स्पष्ट ध्यान रखिएगा। अच्छा, कई सारे लोग हैं जो पुष्यमित्र शुंग को प्रभु श्री रामचंद्र स्वीकार करते हैं, हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है अभी तक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में कर मुक्त ग्राम क्या कहलाते थे? मौर्य काल में कर मुक्त ग्राम मतलब कि ऐसे गांव जो कर नहीं देते थे, कर रहित थे, मतलब राज्य की तरफ से उनको कर मुक्त घोषित किया गया था, तो क्या कहलाते थे? पारिहारिक। क्या कहलाते थे? पारिहारिक। ये गांव ना मतलब इनको कोई कर नहीं देना होता था, ये राज्य की तरफ से डिसाइड होता था कि ये कर नहीं देंगे, उसके बदले में या तो ये लोग आदमी भेजेंगे या कोई वस्तु देंगे, कोई इनके यहाँ कोई चीज़ का उत्पादन होता है तो वो चीज़ देंगे। इस तरह से राज्य द्वारा निर्धारित होता था, इनको पारिहारिक बोला जाता था। हिरण्य अगर मैं बात करूँ, ये भी एक कर होता था हिरण्य, जो कि नकद दिया जाने वाला कर होता था। ये जो है जनता से नकद लिया जाने वाला कर था। निष्काम्य क्या होता था? निर्यात कर मतलब कि मौर्य साम्राज्य से जो भी वस्तुएं दूसरे देशों में निर्यात की जाती थी उस पर लगाया जाता था निष्काम्य नामक कर। बलि एक प्रकार का भू राजस्व होता था। इसके अलावा और भी कर होते थे, जैसे कि भाग ये उपज कर होता था। भाग क्या होता था? उपज कर होता था।
प्रवेश्य, प्रवेश्य आयात कर होता था, प्रवेश्य आयात कर। देखो निष्काम्य और प्रवेश्य, प्रवेश्य मतलब प्रवेश करना, प्रवेश करना। अब मौर्य साम्राज्य में जो भी बाहर से वस्तुएं प्रवेश करेगी उस पर प्रवेश्य नामक कर देना होता था, आयात कर। उसके बाद जो निर्यात मतलब कि जो भी बाहर निकाली जाएगी, निष्काम्य निर्यात करने वाली, ये आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से। एक कर होता था प्रणय, प्रणय, प्रणय ये होता था प्रणय, आपातकालीन कर, आपातकालीन कर को क्या बोलते थे, प्रणय, ध्यान रखिएगा। तो ये कर आप लोग ध्यान रखेंगे, अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पल्लव शासक, अच्छा पारिहारिक मैंने बताया ना इस क्वेश्चन का आंसर पारिहारिक। अगला क्वेश्चन है, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने किन ग्रंथों की रचना की थी। पल्लव शासक थे महेंद्र वर्मन प्रथम, तो इन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना की थी महेंद्र वर्मन प्रथम ने। अच्छा जो महेंद्र वर्मन प्रथम था ना, इसने पुलकेशिन द्वितीय जो था शासक, उसके साथ युद्ध किया था और पुलकेशिन द्वितीय ने इसको हरा दिया था और शायद मार भी दिया था महेंद्र वर्मन प्रथम को। तो महेंद्र वर्मन प्रथम पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था और इसका जो उत्तराधिकारी हुआ नरसिंह वर्मन प्रथम। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और अपने पिता की बदला का अपने पिता की हार का बदला लिया। किसने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, और पुलकेशिन द्वितीय की पीठ पर क्या लिखवा दिया, विजय लिखवा दिया। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो महेंद्र वर्मन प्रथम पुलकेशिन द्वितीय से हारा था, तो इसने कुछ पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन सी थी वो पुस्तकें, तो याद रखेंगे, मतविलास प्रहसन, मतविलास प्रहसन और भगवद जूकियम, भगवद जूकियम और मतविलास प्रहसन, ये दो रचनाएं किसकी है, महेंद्र वर्मन प्रथम की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 और 5, 4 और 5 ये आपका आंसर होगा। अगला अच्छा इनके बारे में भी जान लेते हैं, दिया हुआ है। तो ये जो है ना, जाम्बवंती कल्याण, जाम्बवंती कल्याण और अमुक्त माल्यद, ये किसकी रचना है, कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे ना, उनकी रचना है जाम्बवंती कल्याण और अमुक्त माल्यद, अमुक्त माल्यद। गाथा सप्तशती, ये हाल की रचना है। किसकी रचना है, हाल, जो कि सातवाहन वंश का शासक था और ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जो गाथा सप्तशती है ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है, क्योंकि जो सातवाहन शासक थे ना, उनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी। तो ये चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जाम्बवंती कल्याण और अमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय की, मतविलास प्रहसन और भगवद जूकियम महेंद्र वर्मन प्रथम की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतमी पुत्र शातकर्णी ने किस शक क्षत्रप को परास्त किया था। तो देखो जो गौतमी पुत्र शातकर्णी था, सातवाहन वंश का शासक, इसने किसी शक शासक को परास्त किया था। तो किस शक शासक को परास्त किया था ये आप लोगों को बताना है। तो देखो जो सातवाहन है इनका शकों के साथ काफी संघर्ष हुआ था, मतलब काफी लड़ाइयाँ हुई थी शकों के साथ। तो इसने ना, जो गौतमी पुत्र शातकर्णी था, इसने नहपान को परास्त किया था। किसको परास्त किया था, नहपान को परास्त किया था। और जो नहपान था ना, ये युद्ध में मारा भी गया था, नहपान। और नहपान द्वारा जो इसका जो मुद्रा भंडार था, जिसमें इसका मतलब जो सिक्के इसने ढलवाए थे नहपान ने, उन सिक्कों को गौतमी पुत्र शातकर्णी ने फिर से ढलवाया और उसमें एक तरफ अपना नाम उत्कीर्ण करवाया, ध्यान रखेंगे। और ये मुद्रा भंडार किस नाम से जाना जाता है, जोगल, जोगल थंबी, जोगल थंबी मुद्रा भांड, ये नासिक में है। तो ये जो है नहपान के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं और गौतमी पुत्र शातकर्णी द्वारा इन सिक्कों को पुनः ढलवाया गया था। मतलब कि जो नहपान था इसके पूरा खजाने पर गौतमी पुत्र शातकर्णी ने कब्जा कर लिया होगा और उसके जो भी सिक्के थे उसको जो है अपने नाम से पुनः ढलवा लिया था। तो कुछ साक्ष्य दिखते हैं नहपान का है बोल करके, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये कुछ है, इसको भी देख लेते हैं। जो खारवेल है ना, खारवेल के संबंध में आप लोग याद रखिएगा कि जो खारवेल था ये शायद आपके ना सातकर्णी प्रथम का समकालीन था। जो खारवेल था ये सातकर्णी प्रथम का समकालीन था और सातकर्णी प्रथम के समय में खारवेल ने सातवाहन शासक पर आक्रमण भी किया था। और जो क्या कहते हैं, सातकर्णी प्रथम ने इस आक्रमण को विफल किया था। ये गौतमी पुत्र सातकर्णी है, इससे पहले एक हुआ था सातकर्णी
प्रथम, ध्यान रखेंगे उसको। तो सातकर्णी प्रथम ने खारवेल के आक्रमण को विफल किया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है ना, ये रुद्रदामन का समकालीन था। ये गौतमी पुत्र सातकर्णी रुद्रदामन का समकालीन था, और इसी का समकालीन था नागार्जुन, जो काफी विद्वान था ना, जो कि कनिष्क के दरबार में रहा करता था। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, माफी चाहूंगा, मिस्टेक कर गया मैं, ये नहीं, सॉरी। तो जो फिर से इसको देखते हैं, माफी चाहूंगा। जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है, गौतमी पुत्र सातकर्णी जिसने नहपान को परास्त किया, ये कनिष्क का समकालीन था। किसका समकालीन था? कनिष्क का समकालीन था गौतमी पुत्र सातकर्णी। और कनिष्क का दरबारी था नागार्जुन। तो पूछा गया है कि जो नागार्जुन किस शासक का समकालीन था, किस सातवाहन शासक का समकालीन? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का समकालीन था। कनिष्क, नागार्जुन, गौतमी पुत्र सातकर्णी, नहपान, ये याद रखेंगे। खारवेल, ये सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम खारवेल। खारवेल जो कि उड़ीसा का शासक था, जिसके विषय में हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है, तो उसने सातकर्णी प्रथम पर आक्रमण किया था, और सातकर्णी प्रथम ने उसके आक्रमण को विफल कर दिया था। रुद्रदामन की बात करूं तो रुद्रदामन जो है वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी का समकालीन था। तो ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर मिस्टेक कर गया था, उसके लिए माफी चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की प्रयाग प्रशस्ति में किसका उल्लेख मिलता है? तो देख लेते हैं। देखो, हरिशेन का उल्लेख मिलता है। हरिशेन जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, और इसी ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ध्रुव मूर्ति जो कि हरिशेन का पिता था, इसके विषय में भी प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। तिल महक, इसके विषय में भी जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से, लेकिन महाकवि कालिदास जी का इसमें कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ध्यान रखेंगे, महाकवि कालिदास जो कि समुद्रगुप्त के बाद उसके उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समकालीन थे। तो 1, 2, 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1, 2, 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो आज का जो वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और जो भी डाउट हो वो भी आप लोग बताइएगा। हालांकि मैंने थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, तो कभी कभी फ्लो में हो जाता है। तो आप लोग बताइएगा, कोई भी डाउट हो तो मैं इसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।